हमारा जो टॉपिक चल रहा था लूसेंट सीरीज की सिंधु सभ्यता जो चल रही थी। ठीक, हमने ये बताया था कि सिंधु सभ्यता का पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहाँ तक विस्तार है। तो हमने पश्चिम में बताया था कि सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। उत्तर में बताया था मांदा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और पूरब में बताया था आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, मेरठ में। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में बताया था। और भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज ये जो सिंधु सभ्यता है इसको कंप्लीट कंप्लीट हो ही गई थी लगभग, आज वैदिक सभ्यता शुरू कर देंगे। ठीक, तो पहले हमने बताया स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता, और जिससे सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिलता है। ठीक, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी तो वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। और सिंधु सभ्यता में किसी भी हिंदू किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे, जिससे पता चलता है कि मंदिर की पूजा नहीं होती थी। ठीक, फिर अगला था मातृत्व की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृत्व की उपासना होती थी, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होता था और सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और सिंध सभ्यता के वासियों को तलवार का ज्ञान नहीं था, या तलवार की जानकारी उन्हें नहीं थी। फिर बताया था शवों को जलाने और गड़ाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। अब गड़ाने के लिए हड़प्पा में जो सब होते थे उनको दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में क्या होता था, उन्हें जलाया जाता था। ठीक, फिर बताया था लोथल एवं कालीबंगा में, लोथल और कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर थे, उनमें युग्म समाधियां मिली थी एक साथ। दाह संस्कार की प्रमाण भी कहाँ से मिले थे, लोथल और कालीबंगन से मिले थे। ठीक, फिर बताया था सिंधु सभ्यता के जो विनाश का मुख्य कारण था वो बाढ़ आने के कारण उसका विनाश हो गया था, पूरी सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी। फिर बताया सिंधु सभ्यता को या सैंधव सभ्यता को। ठीक, इसमें क्या था, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और कौन कौन से स्थल थे और किस नदी के तट पर स्थित थे और उनकी खोज कब हुई थी। तो पहला हड़प्पा सभ्यता, यह रावी नदी के तट पर स्थित है, और दयाराम साहनी ने 1921 में इसको खोजा था या खुदाई हुई थी। फिर मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, इनकी सब एक ही नदी है। इनकी कौन सी नदी है, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी। ठीक, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, और चन्हूदड़ो की गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। फिर आपका कोटदीजी फजल अहमद ने 1953 में की थी। ठीक, फिर अगला है कालीबंगन। कालीबंगन से क्या प्राप्त हुए थे, अग्निकुंड मिले थे, याद रखना। किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है ये। और इसकी खोज किसने की थी, बीबी लाल ने 1953 में की थी। ठीक, फिर अगला है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के तट पर है, मादर नदी के तट पर है, और इसकी स्थापना किसने की है, रंगनाथ राव ने 1953 में। रंगनाथ राव ने 1953 में। फिर है रोपड़। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। किस पर, सतलज नदी। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच की थी। ठीक, फिर आता है आलमगीरपुर। आपको पता ही है सिंधु सभ्यता का पूर्वी जो बिंदु था वो कौन सा था, आलमगीरपुर, जो कहाँ है, मेरठ में पड़ता है, और हिंडन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी किसकी की, रोपड़ की और आलमगीरपुर, सतलज नदी, हिंडन नदी, 1953 से 56 में, इसको 58 में। ठीक, फिर बताया था सुतकांगेडोर। आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु था वो सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। वह दस्क नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज किसने की थी, ऑरेंज स्टाइल ने की थी। किसने की थी, ऑरेंज स्टाइल ने की थी। बनवाली किस नदी के तट पर है, रंगोई नदी के तट पर है, और इसी को रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की थी। ठीक, 1974 में। धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा को अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 40 नंबर के क्रम में इसको शामिल किया गया। ठीक, तो ये भी रंगोई नदी के तट पर है। 1990-91 में इसकी खोज हुई थी। फिर इसमें सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति दोनों प्रचलित थी। ठीक, फिर आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, यहाँ के लोग इसको पूजते थे या पूजनी समझते थे। फिर सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार, जैसे शीशा कहाँ से आता, शीशा ईरान से आता था। टिन अफगानिस्तान ईरान से आते थे, और चांदी भी अफगानिस्तान ईरान से आती थी। ठीक, हमने बताया था कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में, कृषि का नवपाषाण काल में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम आज शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक, तो हम लोग आज बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। किसकी करेंगे,
वैदिक सभ्यता के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो कालों में बांटा गया है। कितने? दो कालों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? देखिए, एक ऋग्वैदिक काल है, एक आपका उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक, ये एक बार पूछा गया था, तब से भी नहीं पूछा गया। फिर उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 6000, सॉरी 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, पहला हो गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल का। उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर है कि यह सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है। जो जिस सभ्यता को आर्यों ने विकसित किया था उसे कौन सी सभ्यता कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं, याद रखना। तो ये वैदिक सभ्यता हो गई। फिर अगला था इसमें सर्वप्रथम जो आर्य थे आकर बसे थे कहाँ? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ बसे थे आकर? पंजाब और अफगानिस्तान में सर्वप्रथम आकर आर्य बसे थे। ठीक, फिर मैक्स मूलर ने, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल स्थान है या मूल निवास है मध्य एशिया को माना है। किसको? मध्य एशिया। मैक्स मूलर मध्य एशिया। ठीक है, याद रखना। फिर है आर्यों द्वारा विकसित जो सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। उधर हम सिंधु सभ्यता भी पढ़ गया, उसमें कौन सी थी? नगरी थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। कभी भी पूछ लेता है। अब आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी इसको 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भागों में। जैसे सबसे छोटी इकाई कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। इसका क्रम लगाने के लिए पूछा गया था। तो सबसे छोटी कुल, फिर उससे बड़ी ग्राम, फिर विश्व, फिर जन एवं राष्ट्र। अब जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहते थे। क्या? ग्रामीणी। और जो विश्व का होता था उसे विस्पति कहते थे। क्या कहते थे? विस्पति। क्लियर। अब इसमें पूर्व महत्वपूर्ण शब्द है। पूर्व, दुर्गपति एवं स्पष्ट। ये क्या था? यह जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। कौन थे? गुप्तचर। कौन था? दुर्गपति एवं स्पष्ट। ये जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे और उनकी सूचना अपने राजा को देते थे। ठीक, और इसी में एक ये पूछा गया था वाजपति किससे संबंध? तो वाजपति है ये गोचर भूमि पर जिसका अधिकार होता था वो उसे वाजपति कहते थे। ठीक, अब अगला है पूरब हो गया। अब उग्र की बात करते हैं। उग्र क्या था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। फिर क्या था? सभा एवं समिति। सभा एवं समिति किसमें बताया था? अथर्ववेद में बताया था, याद रखना। वहां पर जुड़वा बहन बताया गया था। लेकिन सभा एवं समिति जो थी राजा को सलाह देने वाली संस्था है। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी और सभा को श्रेष्ठ कहा गया था। और इसमें स्पेशल लोगों की जो बैठक होती थी उससे संबंधित था ये। और जो समिति थी ये सामान्य मतलब जनता दरबार इसमें लगता था समिति में। ठीक, अब इनके जो अध्यक्ष थे उसे ईशान कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? ईशान। फिर क्या था? युद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग होता था उसका नाम क्या शब्द है? गविष्ट। क्या है? गविष्ट। गविष्ट शब्द का प्रयोग गायों की खोज। ठीक, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है गायों की खोज। अब अगला है दशराग युद्ध का वर्णन भी इसी मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है और यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी का प्राचीन नाम क्या था? परूषणी। और वितस्ता किसका था? झेलम का। रावी, झेलम और कौन सी थी? रावी हो गई, झेलम हो गई, चिनाव, अस्कनी। याद रखना। फिर है सुदास एवं 10 जनों में जीता कौन था पता? सुदास जीते थे। कौन जीते थे? सुदास। अब क्या है? आर्यों का समाज था पितृ प्रधान था। कैसा था? तो उधर सिंधु सभ्यता हमने पढ़ी मात्र सत्तात्मक थी, यहाँ पे पितृ सत्तात्मक था। ठीक, इसमें परिवार या समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो उसे क्या कहते थे? कुल। क्या कहते थे? कुल। इसका जो मुखिया होता था उसे कुलप कहते थे। उसे क्या कहते थे? कुलप। अब क्या है? इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, याद रखना। उसमें वेश्यावृत्ति का था और किसका बताया था? हाँ, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का उसमें था, लेकिन इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। फिर बताया था विधवाएं जो हो जाती थी वो मृतक के छोटे भाई से क्या कर लेती थी? विवाह कर लेती थी। अब वेद कितने थे? 4 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108। और महापुराण कितने हैं? 18। वेदांग कितने हैं? 6। इनसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, तो वेद 4, वेदांग 6, महापुराण 18, 18 छक्का 108 उपनिषद हो गए। ठीक,
अब देखिए, आर्यों का मुख्य पेय, वहां पे वो लोग सिंधु सभ्यता के लोग क्या पीते थे? शहद। यहाँ पे सोमरस का पान करते थे, किसका? सोमरस का। अब जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। फिर क्या है? आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़, ये सब क्या थे? आर्य अपने मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करते थे। फिर गाय को अधन्या कहा गया। क्या? अधन्या, ना मारे जाने वाले पशु की संज्ञा दी गई थी, और इसको जो मारता था उसे मृत्युदंड या देश निकाले की सजा होती थी। ठीक। फिर था, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। कौन सा था? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन था? इंद्र। प्रिय देवता कौन था? इंद्र। इंद्र का कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख है? और आग का 200 बार। धातु इनकी प्रिय कौन सी थी? लोहा थी। और इसको श्याम यश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्याम यश। तो एक बार फिर से देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में ऋग्वैदिक काल, एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता कही गई थी, और आर्य सर्वप्रथम आकर पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक। फिर मैक्समुलर ने मध्य एशिया में आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन एवं राष्ट्र। एक क्रम है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, और विश्व के विश्वपति कहते थे। उसे क्या कहते थे? विश्वपति। फिर पूरब के दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। फिर उग्र क्या थे? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। और सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की मीटिंग होती थी, और समिति जनता दरबार होता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला था, और किस नदी के तट पर हुआ था? रावी। इसका प्राचीन नाम परुष्णी है। ठीक। सुदास एवं 10 जनों के बीच विजयी किसकी हुई? सुदासों की हुई। ठीक। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, और परिवार या समाज की सबसे छोटी का एक कुल, और उसका जो मुखिया था वो कुलक था। ठीक। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन इसमें नहीं था। विधवा मृतक के छोटे भाई से विवाह कर लेती थी। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? 108। महापुराण कितने हैं? 18। वेदांत कितने हैं? 6। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्य मनोरंजन के लिए संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ का करते थे। मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। गायों को अगन्या ना मारे जाने की पशु की श्रेणी में रखा गया था। जो इसको हानि पहुंचाता उसे मृत्युदंड या देश निकाला कर दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र, और धातु कौन सी थी? लोहा, जिसे श्यामदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता शुरू की है। कल ये खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरी लुसेंट खत्म करना है। ठीक, जो महत्वपूर्ण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको जब तक। जय हिंद, जय भारत।